हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास सेवन्थ का ज्योग्राफी और क्लास सेवन्थ के ज्योग्राफी में देखेंगे चैप्टर नंबर फोर्थ को। ठीक है, जब चैप्टर नंबर फोर्थ की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर फोर्थ में यहाँ पे दिया गया है एयर। ठीक है, तो एयर के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोगों ने देखा था 1, 2 और 3 चैप्टर्स। ठीक है, तो चलिए, अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप वहां पे। ठीक है, तो चलिए एयर की बात करते हैं। जब एयर की बात करते हैं तो कहता है एयर जो होता है पर्टिकुलरली यहाँ पे इसमें बात की गई एटमॉस्फेयर की। ठीक है, तो देखिए एटमॉस्फेयर क्या होता है, कहता है कि जो हमारे, ठीक है, जो अर्थ है, ठीक है, हमारा जो अर्थ है, अर्थ चारों ओर से, ठीक है, क्या चीज से घिरा हुआ है, एयर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो जो ये चारों ओर से एयर से घिरा हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, है ना। तो कहता है आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इट कोल्ड एटमॉस्फेयर, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कोई भी जीव, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन हो, ठीक है, या प्लांट्स हो, सभी के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसी के बारे में। और एयर जो है इस तरह से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, तो जो सन का रे होता है, जो हार्मफुल रे होता है सन का, उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या चीज, तो ये एटमॉस्फेयर, है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पे है। अब देखिए आगे जब बात करते हैं कि पर्टिकुलरली आगे कहता है कि जो जो एयर होता है, ठीक है, ये एयर सिर्फ इतना ही नहीं, सर्वाइवल के लिए ये मतलब सिर्फ रे से ही प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ ये जो एयर है ये कहीं ना कहीं हमारे जो वातावरण है उसको भी प्रोटेक्ट करता है ना, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि ये क्या होता है, जो बैलेंस होता है, जो एक सेम टेम्परेचर्स होता है, टेम्परेचर्स को मेंटेन करने का भी काम करता है हमारे अर्थ को, है ना। तो इस तरह से जिससे कि लाइफ यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पे है। अब चलिए आगे कहता है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो कहता है कि एटमॉस्फेयर, ये जो वायुमंडल है, उसका कंपोजिशन कैसे हुआ है। तो देखिए जब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो ये एटमॉस्फेयर में बहुत सारे आपको गैसेस, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स बताया गया है कि ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें आपको नाइट्रोजन 78% देखने को मिलता है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑक्सीजन 21% देखने को मिलता है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, ये 0.03%, आर्गन, ठीक है, 0.93%। उसके बाद और भी गैसेस जैसे कि आपको हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, उसके बाद जाकर के हाइड्रोजन हो गया, है ना, नियोन हो गया, ये सभी गैसेस 0.0%, 0.04% आपको देखने को मिलेगा इस एटमॉस्फेयर में, है ना। तो इस तरह से क्या किसका निर्माण करते हैं, तो ये करता है निर्माण एटमॉस्फेयर का, है ना। तो कहता है कि क्या सबसे ज्यादा क्या है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है ना, उसके बाद आपको CO2 है। तो अब देखिए फिर हम यहाँ पे बताया गया है कि जो हम लोग जो मतलब जो चीज भी जो गैसेस हम लोग रिलीज करते हैं, ठीक है, एक्सहेल करते हैं और इनहेल जो करते हैं, जैसे एक्सहेल क्या करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, और इनहेल क्या करते हैं, तो O2 इनहेल करते हैं। तो जस्ट लाइक जो प्लांट है इसके रिवर्स ऑर्डर में क्या करता है, वो इनहेल करता है क्या चीज, CO2, और एक्सहेल करता है क्या चीज, O2। इस तरह से जो प्लांट है, प्लांट कहीं ना कहीं हमारे लिए O2 प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर में। और यहाँ तक कि जैसे कि जो नाइट्रोजन्स है, ठीक है, नाइट्रोजन्स क्या होता है, जो हमारे द्वारा जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में नाइट्रोजन्स हमारे द्वारा लिए जाते हैं। बट क्या होता है ना कि हम लोग का जो लंग्स है, फेफड़ा है, ठीक है, वो उस चीज को बाहर निकाल देता है। और जो नाइट्रोजन्स है, ये नाइट्रोजन्स खास करके पर्टिकुलरली जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, या ट्री होते हैं, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो जो है डायरेक्टली ये जो नाइट्रोजन्स है उसको कहाँ से लेता है, एयर से नहीं लेता है, ठीक है, वो जो लेता है सोयल से लेता है या अपने रूट से लेता है ना, और उसको अपने लिए
यूजफुल बनाता है, तो और इसका जो यूज करता है कहाँ पे करता है, तो फोटोसिंथेसिस में करता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कहता है कि आगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, क्या चीज, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को ट्रैप करने के लिए हीट रेडिएट करता है, ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसे, ग्रीन हाउस, ठीक है, गैस भी कहते हैं, किसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। तो अब देखिए क्या है, विदाउट इट अर्थ हैव बीन टू कोल्ड, कहता है यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो अर्थ है हमारा वो काफी ठंडा हो जाएगा, ठीक है, और लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसी के जस्ट उल्टा यदि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, यदि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कहता है कि एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक, कार, है ना, फ्यूम्स, हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जिसके कारण क्या हो सकता है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, और इसके इसमें जो टेम्परेचर्स है वो काफी, ठीक है, कोल्डेस्ट की जगह पे, ठीक है, मेल्ट हो जाएगा, और आगे आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो मतलब ज्यादा गर्मी पड़ जाने के बाद जो सी लेवल है, मतलब जो हमारा ऊपर का कोल्डेस्ट पार्ट्स है, ठीक है, जो बर्फ है वो क्या होगा, पिघल जाएगा और समुद्र के पानी का स्तर बढ़ जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, पूरा पृथ्वी पे पानी पानी हो जाएगा, है ना। तो यानी कि CO2 का लिमिटेशंस, ठीक है, रखना काफी नेसेसरी है, ये चीज यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है ना। अब चलिए आगे कहता है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अब स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात की गई है, कि देखिए जब स्ट्रक्चर्स हो, जो एटमॉस्फेयर होता है, तो ये पर्टिकुलरली इसको डिवाइड किया गया है 5 लेयर्स में, ठीक है, 5 लेयर में डिवाइड किया गया है, किसको, तो जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो इसमें जो है पर्टिकुलरली पहला जो होता है ये होता है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद जाकर के जो सेकेंड वन होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर, और थर्ड वन होता है मीजोस्फेयर, फोर्थ वन थर्मोस्फेयर, और फिफ्थ वन जो होता है एक्सोस्फेयर होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये एटमॉस्फेयर को, ठीक है, 5 भागों में 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। अब देखिए जब ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर के केस में क्या होता है, ये जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर का, ठीक है, लेयर होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेयर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का, और यहाँ का जो हाइट होता है, इसका जो हाइट होता है एवरेज हाइट, ये 3 किलोमीटर होता है, 3 किलोमीटर तक होता है, और ये जो होता है यहाँ का, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, हमें जो एयर है वो अवेलेबल होता है, और इस तरह से ये यहाँ पे आपको बहुत सारे फेनोमेना, ठीक है, बहुत सारे परिघटनाएं देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेलस्ट्रॉम हो गया, ये सब इस लेयर में आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब चलिए अब आगे बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं, तो यहाँ पे कहता है ये जो लेयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बाद इस लेयर की बात करते हैं, तो इसका जो हाइट होता है ये 50 किलोमीटर तक होता है, 50 किलोमीटर तक होता है, और ये लेयर, ठीक है, फ्री होता है, यहाँ पे कोई भी क्लाउड्स नहीं होता है, किसी तरह से मौसम की परिघटनाएं नहीं होती है, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, ये कंडीशन सब नहीं देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे एरोप्लेन आसानी से यहाँ पे लैंड कर, मतलब एरोप्लेन जो है आसानी से इसी लेयर पे आपको दिखता है, ठीक है, इसीलिए ये लेयर काफी कंफर्टेबल होता है, आइडियल होता है ना, किसके लिए, तो एरोप्लेन्स के लिए, ठीक है, यानी कि एरोप्लेन जो होता है इस लेयर में आपको देखने को अच्छे से यहाँ पे आइडियल रूप से चलेगा, है ना, फ्लाई करता है। अब देखिए जो ये जो लेयर होता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, ये लेयर क्या होता है कि पर्टिकुलरली ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, तो जो हार्मफुल जो सन का रे होता है, ठीक है, उससे प्रोटेक्शन मिलता है इस लेयर से, ठीक है ना, तो जो हार्मफुल इफेक्ट होता है सन का रे का। अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग मीजोस्फीयर की। जब मीजोस्फीयर की बात करते हैं तो कहता है ये थर्ड वन लेयर है, बिल्कुल थर्ड वन लेयर है, और इसका जो, ठीक है, एक्सटेंडेड हाइट है कहाँ तक है, तो 80 किलोमीटर तक है, ठीक है, 80 किलोमीटर तक है, और ये जो होता है ये पर्टिकुलरली, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो भी, ठीक है, मेटेरोइड्स होते हैं, ठीक है, जो भी मेटेरोइड्स ऊपर से आते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं इस लेयर में जल जाते हैं,
ठीक है, जैसे ही इंटर करते हैं, जो स्पेस से आते हैं जो भी मेट्रॉइड्स, जिसको कि हम लोग उल्का पिंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं, वो जैसे ही इस लेयर में प्रवेश करता है वो क्या होता है, बर्न कर जाता है, और इससे क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम बात करते हैं थर्मोस्फीयर की। ठीक है, ये था मीडियोस्फीयर। अब बात करते हैं थर्मोस्फीयर का। तो कहता है ये जो है, जब थर्मोस्फीयर जो होता है, ये पर्टिकुलरली जो टेम्परेचर्स होता है, ठीक है, यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है थर्मोस्फीयर में, कहता है इन द थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली, लगातार बढ़ते रहता है, इंक्रीजिंग, जैसे जैसे हाइट बढ़ते रहेगा, और ये जो होता है यहाँ का टेम्परेचर बढ़ते रहता है, और जो भी यहाँ पे आयोनोस्फीयर है, ठीक है, इस लेयर में आपको देखने को मिलता है, और इसका जो एक्सटेंड बिटवीन होता है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है ना, जिसके कारण, ठीक है, ये जो लेयर होता है रेडियो ट्रांसमिशंस के लिए आपको यूजफुल होता है, और रेडियो वेव्स, ठीक है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है, इस लेयर तक, ठीक है, कहाँ तक, तो ये जो है हमारा थर्मोस्फीयर है ना, तो और उसके बाद रिफ्लेक्ट कर देता है कहाँ पे, तो अर्थ पे, है ना। अब चलिए आगे हम बात करते हैं इग्जोस्फीयर का। तो जब इग्जोस्फीयर की बात करते हैं, तो इस केस में क्या कहता है, तो जो इग्जोस्फीयर होता है, ये सबसे ऊपर का लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसको हम लोग इग्जोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इग्जोस्फीयर भी कहते हैं, और ये जो होता है यहाँ पे वेरी थिन लेयर एयर होता है, और लाइट गैस जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे क्या होता है, उड़ते रहता है, ठीक है, फ्लोट करते रहता है, कहाँ पे, इग्जोस्फीयर में, है ना। इग्जोस्फीयर में आपको ये चीज देखने को मिलेगा, क्या चीज, हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे फ्लोट करते रहता है ना। तो चलिए, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए डायग्राम को भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम में ये सारे चीज दिखाया गया है कि पर्टिकुलरली किस तरह से, ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये देखिए ट्रोपोस्फेयर हो गया, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, और स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मीजोस्फेयर हो गया, ये देखिए मीजोस्फेयर हो गया, उसके बाद मीजोस्फेयर के बाद आप देख सकते हैं कि आपको थर्मोस्फेयर, ठीक है, देखिए यहाँ पे थर्मोस्फेयर हो गया, ठीक है, थर्मोस्फेयर के बाद यहाँ पे क्या है, आप इग्जोस्फेयर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए आगे बात करते हैं, तो अगला जो है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट है। तो जब वेदर एंड क्लाइमेट की बात करते हैं, तो इस केस में क्या है, कहता है कि जो वेदर की बात करते हैं, जो हम लोग, ठीक है, हावर टू आवर, ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम आपको चेंज होते हुए, या डे टू डे जो कंडीशंस होता है एटमॉस्फेयर का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वेदर इज दिस हावर टू हावर और डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कंडीशंस होता है, ठीक है, हावर टू हावर और डे टू डे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पर्टिकुलरली जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, एवरेज, ठीक है, एवरेज, ठीक है, कंडीशंस ऑफ द वेदर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि जो वेदर होता है, ये समय समय पे, ठीक है, जैसे कि अभी का सपोज कीजिए, अभी गर्मी है, ठीक है, और थोड़ा देर के बाद आपको फिर ठंडा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, या हो सकता है कि आज गर्मी है और काफी धूप किया है, ठीक है, और कल जो हो सकता है बारिश हो तो हल्का सा ठंडा लगेगा, तो ये क्या हो गया, टाइम टू टाइम, आज थोड़ा गर्मी था कल ठंडा है, तो ये टाइम टू टाइम आपको कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के जो टेम्परेचर्स हैं उसमें चेंजिंग होते रह रहा है, जो कंडीशन है, स्थिति है, उसमें चेंजिंग देखने को मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। लेकिन जो वेदर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बना हुआ रहे, मान लीजिए कि अभी सर्दी का मौसम है, ठंडा का मौसम है, और ये कम से कम 6 मंथ तक, ठीक है, या हो सकता है 3 मंथ तक लगातार जारी रहे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। यानी कि एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो बनी हुई रहती है स्थिति, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं, है ना। तो अब चलिए, अब हम आगे बात करते हैं किस चीज का, तो टेम्परेचर्स का, ठीक है। तो टेम्परेचर्स क्या होता है कि देखिए, जब टेम्परेचर्स की बात करते हैं, कहता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर्स।
है ना। मतलब जो एयर का, अगर मान ली जाए कि जो एक डिग्री होता है कि या तो हॉटनेस होगा या कोल्डनेस होगा, ठीक है, तो ये इसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर्स बोलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पर्टिकुलरली जो हमारा, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है, ठीक है, किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस या डिस्ट्रीब्यूशंस करने के लिए जो टेम्परेचर्स, ठीक है, को, इसी को हम लोग ये जो होता है आइसोलेशंस होता है, और आइसोलेशंस, ठीक है, ये कहाँ से देखने को मिलता है, ये आपको सोलर एनर्जी इंटरसेप्ट करता है कहाँ पे, तो अर्थ में, है ना। तो ये चीज बताया गया है। अब देखिए क्या होता है कि आगे जब हम बात करते हैं कि हमारा जो है, ठीक है, कि जैसे जैसे हम अर्थ के पोल की साइड बढ़ते रहते हैं, ठीक है, जो ये आइसोलेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, धीरे धीरे घटते जाता है, डिक्रीज करते जाता है, और फ्रॉम इक्वेटर टू टुवार्ड द पोल, ठीक है, पोल्स की तरफ जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर बढ़ते बढ़ते जाते हैं, ये क्या होता है, ये घटते जाता है, क्या चीज, आइसोलेशन, है ना। तो इसी के बारे में है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे और भी बताया गया है कि जो थर्मोमीटर है, ठीक है, जो वेदर इंस्ट्रूमेंट है, वेदर के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है उसके बारे में कहता है कि थर्मोमीटर का यूज किया जाता है टेम्परेचर मापने के लिए, बिल्कुल हम लोग करते हैं घर पे। रेन गेज का यूज करते हैं, जो रेनफॉल का अमाउंट है, कितना बारिश हुआ है, रेन गेज यूज होता है। उसके बाद बैरोमीटर का यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए। विंड वेन का यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है, किस डायरेक्शन में हवा चल रही है ना। तो ये सब क्या है, वेदर का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिससे हम लोग वेदर को मेजर करते हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, अगला जो है हमारा, ठीक है, कहता है कि पर्टिकुलरली जो एयर प्रेशर है उसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एयर प्रेशर। तो कहता है कि देखिए क्या होता है कि जब हम, ठीक है, जो एयर का प्रेशर होता है ये हमेशा जो हायर, ठीक है, जिधर हाई प्रेशर होगा और जिधर लो प्रेशर होगा, ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा, ठीक है, एयर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हमेशा क्या होगा, एयर फ्लो करेगा, ठीक है। तो कहता है क्या होता है कि पर्टिकुलरली जो एयर का प्रेशर होता है ये डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सटेंडेड बाय द वेट ऑफ एयर, जो एयर का वेट होता है उसी को, ठीक है, ऑन द सरफेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं। मतलब द प्रेशर ऑफ exerted बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं। अब देखिए क्या है कि पर्टिकुलरली कहता है कि टेम्परेचर हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज, दिस इज क्रिएटेड बाय लो प्रेशर एरिया, है ना। अब चलिए अब आगे बात करते हैं हम, ठीक है, किस चीज का, तो जो एयर होता है वो मूव करता है किधर से किधर, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, है ना, हमेशा, है ना। अब चलिए हम बात करते हैं विंड की, ठीक है। तो देखिए विंड की जब बात करते हैं तो जो विंड होता है इसका जो मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कोल्ड विंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विंड बोलते हैं। और इस तरह से, ठीक है, जो इसमें आपको देखने को मिलेगा अप रूट डाउन रूट, ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलरली हम आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए क्या है ना कि जो यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे ज्यादा आपको गर्मी देखने को मिलेगा कहाँ पे, इक्वेटर पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है काफी गर्मी होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इधर से जो होगा एयर आपको इधर देखने को मिलेगा, ठीक है, और इस तरह से एयर देखने को मिलेगा। इधर भी आपको क्या होगा, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की वजह से, ठीक है, हॉट लैटिट्यूड। अब देखिए यहाँ पे ट्रॉपिकल हाई लैटिट्यूड की वजह से फिर जाकर के यहाँ पे सब पोलर लो में, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर लो होता है, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है, तो इधर से इधर डाउन, मतलब प्रिवेलिंग वेस्टलैंड, ये सारे चीज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे विंड की जब बात करते हैं, फिर इधर भी देखिए यहाँ पे भी है ना। तो अब देखिए जब विंड की बात करते हैं तो विंड जो होता है इसको डिवाइड किया गया है तीन टाइप्स के, ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ विंड, ठीक है। तो पहला होता है हमारा क्या चीज, परमानेंट विंड, ठीक है, विंड्स, उसके बाद सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स, ठीक है। अब देखिए परमानेंट विंड की बात करते हैं तो इसी को हम लोग ट्रेंड विंड भी दिखाते हैं, है ना। तो कहता है कि वेस्टलर्स, ठीक है, ईस्टर्लाइट्स आर ए परमानेंट विंड, ठीक है, वेस्टलर्स और जो ईस्टलर्स होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड होते हैं। ये जो होता है
आपको कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कॉन्स्टेंटली ये क्या होता है, ईयर बार चलते रहता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंटली विंड्स बोलते हैं। मतलब कोई भी ऐसा मतलब विंड जो परमानेंटली चलते रहता है, ठीक है, सालों भर होते रहती है, सालों भर ऐसी एयर जो कि सालों भर चलती रहती है, इसी को क्या बोलते हैं, परमानेंटली विंड्स होती है। अब देखिए सीजनल विंड्स क्या होता है, जैसे कि हमारा मानसून हो गया, ठीक है, ये क्या होता है ना कि पर्टिकुलरली डायरेक्शन चेंज करता है किसी सीजन वाइज, ठीक है, जैसे सीजन आया वर्षा का तो वर्षा जैसा चलेगा, ठीक है, अगर ठंडा का तो ठंडा, इसी को क्या बोलते हैं, मानसून, ठीक है, मानसून इन इंडिया, भारत में इसको मानसून बोलते हैं, ठीक है। तो सीजनल विंड्स ये होता है, ठीक है, किसी सीजन में पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलता है वैसा विंड्स। अब देखिए यहाँ पे आगे बात करते हैं लोकल विंड्स, ठीक है, तो लोकल विंड्स क्या होता है कि कहता है ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, या पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, इन्हें स्मॉल एरिया में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए आपको सी ब्रिज मतलब समुद्री क्षेत्र में आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है। और इस तरह से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल विंड बोलते हैं, है ना। तो अब देखिए जब इतना कुछ देख लिए हम विंड्स के बारे में, अब हम आगे बात करेंगे किस चीज का, तो आगे जो है हमारा ये है मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर क्या होता है इसके बारे में जब बात करते हैं तो कहता है कि मॉइस्चर जब वाटर, ठीक है, इवोपरेट होता है, ठीक है, कहाँ से, तो लैंड से, और ये डिफरेंट बॉडीज से, ठीक है, डिफरेंट वाटर बॉडीज से, ये जो होता है ये क्या बनता है, वाटर वेपर बनता है, ठीक है। और वाटर वेपर बनता है तो जिससे क्या होता है, जो ये एयर में, ठीक है, टाइम टू टाइम एनी टाइम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि हमारा जो एयर है वो कहीं ना कहीं ये जो वाटर अवेलेबल है, ये जो वाटर अवेलेबल है, ठीक है, तो ये जो वाटर अवेलेबल है चाहे वो एयर में रिवर में हो या आपको कहीं ना कहीं सी में हो, जिसके वजह से क्या होता है, जो एयर अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में वो कहीं ना कहीं उसमें वो जो वाटर है, ठीक है, वो वेपर के रूप में सिचुएटेड हो जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, है ना। तो कहता है कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीज सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम आगे बात किया गया है, कहता है कि ये जो मॉइस्चर्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस तरह से कहता है कि आगे, ठीक है, ये अब यहाँ पे कहता है कि ये जो वेपर है ये क्या होता है ना, जब ऊपर ऊंचाई पे जाता है तो फिर जा करके वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, जिसके कारण, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसको डिवाइड किया गया है पर्टिकुलरली, और ये वर्षा का कारण होता है। और वर्षा का जो कारण होता है तो कहता है वर्षा तीन तरह के होते हैं, जिसमें कि पहला जो होता है कन्वेक्शनल, ठीक है, और उसके बाद जाकर के ओरोग्राफिक रेनफॉल, उसके बाद साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। तो कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है, तो जैसे कि ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मतलब काफी ठंडा गर्मी पड़ा, ठीक है, यहाँ का क्या हो गया, ये एयर के साथ, ठीक है, यहाँ का जो वेपर है वो एयर के साथ चला गया ऊपर, उसके बाद फिर ठंडा होगा तो फिर जाकर क्या करेगा, वर्षा करेगा, इसको क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल रेनफॉल बोलेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गो ओरोग्राफिक, ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, या रिलीफ, ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि मतलब जो पर्वतीय मतलब पहाड़ी एरिया होता है, तो उस एरिया में क्या होता है कि पर्टिकुलरली जैसे कि काफी गर्मी पड़ा, ठीक है, तो काफी गर्मी पड़ने के कारण, ठीक है, तो जो नीचे का ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर ये क्या होगा, ठीक है, ये पहाड़ सब ये पिघलेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं ये वेपर बन के ऊपर चला जाएगा और ऊपर बनेगा ज्यादा जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, फिर वो ठंडा होगा तो फिर नीचे बारिश करेगा, है ना। अब देखिए तीसरा जो होता है साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि पर्टिकुलरली जो गर्म हवा है, ठीक है, गर्म हवा पर्टिकुलर देखिए ये एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया है, ठीक है, ये हमारा समुद्र है, और जैसे ही धूप पड़ेगा गर्मी होगा तो ये क्या होगा कि पर्टिकुलरली यहाँ समुद्र, ठीक है, इधर भी गर्मी पड़ेगा और इधर भी गर्मी पड़ेगा, तो ये वाला हवा यहाँ पे मतलब क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई होने के कारण यहाँ का एयर क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको फिल करने के लिए फिर इधर से ठंडा हवा जो समुद्र का हवा है वो यहाँ पे आएगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये फिर ऊपर जाते जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ह्यूमिडिटी वाला एयर है वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर जाकर के ये ठंडा होने के बाद फिर क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं आंधी तूफान के रूप में फिर वर्षा करेगा,
ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा है साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं, है ना। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला जो है हमारा, अब देखिए यहाँ पे ये पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो पहला ही लाइन जो था इस चैप्टर्स में, ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन्स, देखिए यहाँ पे ऐसे हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा देते हैं ताकि इसका क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय द ह्यूज ब्लैंकेट, ठीक है, ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, है ना। और ये एटमॉस्फेयर जो होता है सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये चीज हो गया पहला क्वेश्चन का। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच टू गैस मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। कहता है कि वो दो कौन सी गैस है जो कि एटमॉस्फेयर के लिए ज्यादा, एटमॉस्फेयर में ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में। तो नाइट्रोजन, ठीक है, ये कितना 78%, उसके बाद आकर के ऑक्सीजन कितना 21%, यही दो गैस कहता है विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन एटमॉस्फेयर, तो ये क्या हो गया, ये CO2 होता है ना। तो CO2 होता है। कहता है व्हाट इज वेदर, टाइम टू टाइम या डे टू डे, जो वेदर का कंडीशन, जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। कहता है नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, तो देखिए तीन, एक होता है कन्वेंशनल, ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, 3 टाइप्स के आपको रेनफॉल आपको देखने को मिलता है, यहीं पे देखिए यहाँ पे ना, ये पहला होता है कन्वोकेशन, ठीक है, ये कन्वोकेशन रेनफॉल, उसके बाद रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल्स, उसके बाद थर्ड वन जो होता है ये हमारा क्या होता है, साइक्लोनिक रेनफॉल, है ना। ये देखिए साइक्लोनिक रेनफॉल। अब देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे है क्या चीज कि व्हाट इज द एयर प्रेशर। देखिए यहाँ पे एयर प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एयर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, कहाँ गया जी, यहाँ पे है। कहता है द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड, ठीक है। और उसके बाद आकर के यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एयर प्रेशर, ये देखिए ये वाला है एयर प्रेशर, वो वाला नहीं था। देखिए कहता है कि देखिए एयर प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे एयर प्रेशर इज, ठीक है, इज एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, जो भी मतलब एयर का प्रेशर होता है वो अगर एक्सर्टेड होता है, ठीक है, उसका जो वेट के कारण, ठीक है, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं, है ना। तो अब चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला जो है हमारा, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे टिक आउट, ठीक है। टिक आउट में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट, ठीक है, अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रे, ठीक है, सन रे से कौन प्रोटेक्शन करता है, ये ओजोन करता है, ठीक है। तो कहता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो लेयर होता है वो कौन सा लेयर होता है, ये ट्रोपोस्फेयर होता है ना। उसके बाद जाकर के कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, ठीक है, तो फ्री फ्रॉम क्लाउड्स ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मीजोस्फीयर होगा, है ना। अब उसके बाद, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ मीजोस्फीयर नहीं होगा, बिल्कुल, यहाँ पे जो है मीजोस्फीयर नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ये स्ट्रेटोस्फीयर होगा, ठीक है, ये फ्री फ्रॉम क्लाउड से है। कहता है एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर द प्रेशर इज, जैसे जैसे हम मतलब ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, क्या होगा, ये जो एटमोस्फेयर का प्रेशर है वो क्या होगा, वो घटते जाएगा। कहता है वेन प्रेसिपिटेशंस कम्स डाउन द अर्थ लिक्विड फॉर्म, ठीक है, ये आप क्या आता है, वर्षा के रूप में आपको नीचे आता है। कहता है वेन प्रेसिपिटेशंस कम्स डाउन द अर्थ द लिक्विड इन फॉर्म इज कॉल्ड रेन, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप टिक आउट क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब देखिए यहाँ पे कहता है मैच द फॉलोइंग, देखिए मैच द फॉलोइंग में कहता है मैच द फॉलोइंग ट्रेड विंड्स, लू, मानसून विंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि मानसून जो होता है ये सिग्नल विंड होता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब उसके बाद जाकर के जब हम आगे बात करते हैं ट्रेड विंड का, ठीक है, ये ट्रेड विंड जो होता है परमानेंट विंड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे बात करते हैं इधर इनकमिंग सोलर एनर्जी नहीं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर नहीं, ठीक है। अब देखिए लेयर ऑफ द ओजोन गैस, ये भी नहीं होगा, परमानेंट लोकल विंड, ठीक है, ये लू क्या होता है, ये एक तरह से लोकल विंड होता है ना। उसके बाद जाकर के विंड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर होता है,
है ना? तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखेंगे आगे जो है हमारा, ठीक है? ये चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो गया, ठीक है? ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर था एयर पे बेस्ड था, ठीक है? तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? यानी कि चैप्टर नंबर 5 के साथ, ठीक है? इसी तरह से हम लोग क्या है ना कि सारे, ठीक है, जो भी क्लास 6 से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, क्लास 6 का भी सारा आपको एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी का वीडियो आज को आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जाकर के फिर 7th का पूर्णतः अभी 4th चैप्टर पे है, अब 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब 5th चैप्टर देखेंगे। इस तरह से 12th क्लासेस तक जितने भी एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी के ज्योग्राफी है, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है, हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स देखेंगे, फिर जाकर के हम लोग देखेंगे सिविक्स, ठीक है? तो जितने भी सोशल स्टडी के हैं आपको सारी चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।